हेलो फ्रेंड, हैशटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपने अगर किसी भी जेई इलेक्ट्रिकल जेई के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक को अपलोड करते रहता हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि एक ही चैनल के माध्यम से इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। ये जो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन की ओर से है। तो आप जॉब फ्री अलर्ट पे जाके इसका सारा डिटेल्स देख सकते हैं वहाँ से। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको कोशिश करना है इन सभी क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। तब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केवीएल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं किरचॉफ के दो नियम होते हैं। दो नियम में पहला नियम होता है केसीएल और ये जो केवीएल होता है ये दूसरा नियम है। तो आपको ये बात बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला नियम कौन है दूसरा नियम कौन है। तो पहला नियम जो है तो वो केसीएल होता है, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा नियम जो होता है केवीएल होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये दूसरा नियम है। ये दूसरा नियम के अनुसार किसी भी लूप में सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा V = dV/d∅/dt। तो V हो जाता d∅ हो जाता है V/dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो ∅ = हो जाएगा V/dt, ∅ = V/dt। तो V टोटल V1 + V2 V3 करने के बाद आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों ओर तो ये आ जाएगा ∅ = ∅1 + ∅2 ∅3 इस तरह से आ जाएगा। तो केवीएल जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहिए या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स कहिए, दोनों एक ही नाम है, इस पर वर्क करता है। तो आपको दोनों बात याद रखना है कि ये या तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब आपको ये टिक करना है, या ये भी दिया रह सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स। तो दोनों में से कोई दिया रहेगा आपको वही टिक करना है क्योंकि केवीएल इसी पर वर्क करता है। अगर केसीएल रहता तो केसीएल जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एल्युमिनियम इज नाउ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसमिशन लाइन देन कॉपर बिकॉज। ऑप्शन ए इट इज मोर कंडक्टिव, ऑप्शन बी है इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर, ऑप्शन सी है कॉस्टलियर, ऑप्शन डी है इट इज चीपर एंड लाइटर। तो एल्युमिनियम जो होता है अगर ऑप्शन ए देखिए इट इज़ मोर कंडक्टिव, तो एल्युमिनियम कॉपर से कंडक्टिव नहीं होता तो ये आंसर नहीं होगा। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर, तो एल्युमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है यानी मजबूती होता है वो कॉपर से ज़्यादा नहीं होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है कॉस्टलियर, तो एल्युमिनियम कॉपर से महंगा होता है, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन डी देखें तो इट इज़ चीपर एंड लाइटर, यानी कि एल्युमिनियम जो होता है कॉपर से सस्ता होता है और हल्का होता है, इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी मशीन टॉर्क डिपेंड्स ऑन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है फ्लक्स, ऑप्शन बी है आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है स्पीड। तो हम सभी जानते हैं टी समानुपाती जो होता है ∅ × IA, यहाँ पे ∅ फ्लक्स है, IA आर्मेचर करंट है। तो टी जो होता है दोनों के पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा सही आंसर होगा, यानी बोथ ए एंड बी। और सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में आर्मेचर फ्लक्स जो होता है आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो सीरीज मोटर में होता है टी समानुपाती IA का स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एरर इज एज। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट एरर, ऑप्शन बी है ट्रू एरर, ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू एरर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एरर का रेशियो होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। तो रिलेटिव एरर जो होता है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू एरर। तो ऑप्शन सी अगर देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पावर मॉसफेट हैज ए 3 टर्मिनल कॉल्ड। ऑप्शन है कलेक्टर इमीटर गेट। तो कलेक्टर इमीटर गेट तो होता नहीं है, कलेक्टर इमीटर बेस होता तो ये बीजेटी का हो जाता, लेकिन इसमें कलेक्टर इमीटर गेट है ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है ड्रेन सोर्स एंड गेट। ड्रेन सोर्स एंड गेट, हाँ ड्रेन सोर्स और गेट जो होता है मॉसफेट का 3 टर्मिनल होता है। और तीसरा ऑप्शन देखें तो ड्रेन सोर्स एंड बेस। ड्रेन सोर्स बेस तो इसमें रहता नहीं, या तो ड्रेन सोर्स बेस रहता, ड्रेन सोर्स और गेट रहता है, या कलेक्टर इमीटर और बेस रहता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखें तो कलेक्टर इमीटर एंड बेस, तो ये तो बीजेटी का होता है, लेकिन इसमें पूछा गया मॉसफेट का, मॉसफेट होता है ड्रेन सोर्स और गेट, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंजेक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड देन डायोड एक्ट लाइक। ऑप्शन ए है शॉर्ट स्विच, ऑप्शन बी है क्लोज स्विच, ऑप्शन बी है ओपन स्विच, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो डायोड को जब लोग हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो ये इसका रेसिस्टेंस कम होता है और हाई करंट रहता है, तो ये क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। लेकिन जब डायोड को रिवर्स बायस में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसमें ये हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लो करंट, इसके कारण इसको हम लोग क्लोज स्विच, ओपन स्विच भी कहते हैं। तो रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एन ओपन स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन EMF ऑफ 16 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट मस्ट बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है V = L/di/dt। तो आपको di/dt का वैल्यू पूछा है तो V/L हो जाएगा। V यहाँ दिया हुआ है 16/4 यानी 4 एम्पियर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए माइक्रो प्रोसेसर विदाउट द इंटरप्ट फैसिलिटी। ऑप्शन ए है इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोसेस एंड कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन बी है इज नॉट यूजफुल फॉर प्रोसेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन सी है कांट बी यूज्ड फॉर DMA ऑपरेशन, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी इंटरफेस्ड विद ओनली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है विदाउट इंटरप्ट का जो काम करता है वो होता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। तो अगर विदाउट इंटरप्ट होगा तो ये यूजफुल, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइन आउटर इज। ऑप्शन है इक्वल टू द फेज वोल्टेज, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन फेज वोल्टेज, ऑप्शन सी है लेस देन फेज वोल्टेज, ऑप्शन दी है नन ऑफ दी अब। तो 3 फेज का जो कनेक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टार कनेक्टेड, एक होता है डेल्टा कनेक्टेड। तो स्टार कनेक्टेड में 3 वायर और 4 टर्मिनल भी हो सकता है, या 3 वायर, डेल्टा कनेक्टेड में 3 वायर और 3 कंडक्टर होता है, यानी कि 3 फेज 3 वायर होता है उसमें। लेकिन अगर डेल्टा कनेक्टर में बात करें तो डेल्टा कनेक्टर में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। तो वही इसमें पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 आउटर लाइन, यानी 2 लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है वही 2 फेज के बीच भी होता है, तो इक्वल टू द फेज वोल्टेज। लेकिन स्टार कनेक्टेड की बात करें तो स्टार कनेक्टेड में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू द फेज वोल्टेज, ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन। ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन सी है हॉर्स पावर रेटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सिंक्रोनस मोटर का जो साइज होता है वो स्पीड, फ्लक्स डेंसिटी और हॉर्स पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम मोटर का साइज, सिंक्रोनस मोटर साइज
द साइज ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिक्रीज विद इंक्रीज। तो अगर हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, और अगर फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज करें तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया करेंट and the number of turns of AC circuit is double, then new inductance will be। ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ द फार्मर, ऑप्शन बी है 4 टाइम ऑफ द फार्मर, ऑप्शन सी है स्मॉल, ऑप्शन डी है हाफ ऑफ द फार्मर। तो आप सभी एक फार्मूला जानते होंगे, L = N∅/I होता है। तो यहाँ फिर फाई का वैल्यू हम रख देंगे, फाई = B/A, यानी NBA/I। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग एरिया, करेंट और नंबर ऑफ टर्न को 2 गुना कर दे तो ऊपर में 2 × 2 और बटे नीचे में भी 2 हो जाएगा, तो 2 कट के बचेगा 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ द फार्मर, यानी पहले की तुलना में इंडक्टेंस 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कैथोड ऑफ थायरिस्टर इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, नो गेट करेंट इज अप्लाइड देन ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी है ओनली द मिडिल जंक्शन इज रिवर्स बायस, ऑप्शन सी है ऑल द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन डी है ऑल द जंक्शन आर रिवर्स बायस। तो SCR में जो होता है 4 टर्मिनल का डिवाइस होता है, 4 टर्मिनल नहीं 4 लेयर का डिवाइस होता है और 3 टर्मिनल होता है। और इसमें जो गेट की संख्या, इसमें जो इसमें जो जंक्शन की संख्या होती है, यानी फिर से देखिए बता रहा हूँ कि SCR जो होता है 4 लेयर होता है और 3 टर्मिनल होता है। और इसमें अगर जंक्शन की बात करें तो जंक्शन 3 होता है। तो अगर एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और कैथोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो 2 जंक्शन जो होगा J1 और J3 ये फॉरवर्ड बायस में होगा, और बीच का जो जंक्शन होगा J2 वो रिवर्स बायस में होगा। वही जब हम लोग एनोड को निगेटिव से करेंगे और कैथोड को पॉजिटिव से करेंगे, तो 2 जंक्शन जो होंगे J1 और J3 रिवर्स बायस में होंगे, और J2 जो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैथोड को पॉजिटिव देंगे, तो कैथोड को अगर पॉजिटिव देंगे एनोड की तुलना में, तो इसमें जो जंक्शन J2 होगा वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ऑप्शन बी, अगर ऑप्शन ए देखें तो ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन ए DC मशीन इज 25 एंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज 5, देन व्हाट इज द कॉइल स्पैन ऑफ द मशीन। तो कॉइल स्पैन जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ टोटल स्लॉट बटे पोल, यानी यहाँ पे टोटल स्लॉट 25 है और पोल की संख्या 5 है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कॉइल स्पैन 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी एफिशिएंसी व्हेन द इनपुट एनर्जी इज 3000 जूल एंड आउटपुट एनर्जी इज 1000 जूल। ऑप्शन ए है 0.05, 0.50, ऑप्शन बी है 0.030, ऑप्शन सी है 0.30, ऑप्शन डी है 0.333। तो यहाँ इनपुट आउटपुट दिया है, आपको सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट बटे इनपुट गुना 100। तो आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ 1000 बटे 3000 गुना 100, यानी 1/3 गुना 100, यानी 100/3। देखिए इसका जो फार्मूला होगा एफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आउटपुट दिया है 1000 और इनपुट दिया हुआ है 3000। तो 1000 बटे 3000 गुना 100, आप अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 0.333। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट, द सर्किट ब्रेकर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सर्किट ब्रेकर जो है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि स्विच गियर है, स्विच गियर का एग्जाम्पल है। तो कंडक्टर नहीं होगा, अरेस्टर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो है एक स्विच गियर डिवाइस है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम इंजन इज बेस्ड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक साइकिल। ऑप्शन ए है रैंकलिंग साइकिल, ऑप्शन बी है ब्राइटन साइकिल, ऑप्शन सी है
स्टीयरिंग साइकिल, ऑप्शन डी है कार्नोट साइकिल। तो आप सभी जानते होंगे जो स्टीम इंजन होता है वो होता है रैंकलिन साइकिल, वो रैंकलिन साइकिल पर काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और स्टीम इंजन का जो इसका रोटर होता है वो किस प्रकार का होता है ये भी आपको याद रखना है। तो स्टीम इंजन का जो रोटर का स्पीड होता है वो हाई होता है। हाई होने के लिए पोल की संख्या कम होगी, और पोल की संख्या कम होगी वो होता है नॉन सैलिएंट में, यानी सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का यूज किया जाता है स्टीम इंजन में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द गेट नीडेड टू मेक हाफ एडर सर्किट। ऑप्शन है एग्जॉर गेट एंड गेट, ऑप्शन बी है एग्जॉर गेट एंड और गेट, ऑप्शन सी है एग्जॉर गेट एंड नैन गेट, ऑप्शन डी है एग्जॉर गेट एंड नॉर गेट। तो एडर जो सर्किट होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो हाफ एडर क्या होता है, दो बीट बाइनरी नंबर को ऐड करता है। तो इसमें जब ऐड करते हैं तो जो इकाई स्थान पे जो आता है वो हो जाता है सम, और जो दहाई स्थान पे आता है उसको हम लोग कैरी कहते हैं। तो अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे तो जो सम जो आता है, सम आता है एग्जॉर की, सम के लिए हमको एक एग्जॉर की ज़रूरत होती है, और कैरी जो होता है, कैरी के लिए हम लोग को एंड की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो एक एग्जॉर गेट की आवश्यकता होती है और एक एंड गेट की आवश्यकता होती है। ये आपको जब आप इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे तब आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा, एग्जॉर गेट एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रोटेशन स्पीड ऑफ 3 फेज 4 पोल 50 अटर सिंक्रोनस मोटर इफ द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ द पोल एंड लोड टॉर्क इज हाफ्ड। ऑप्शन ए है 3000 RPM, ऑप्शन बी है 750 RPM, ऑप्शन सी है 6000 RPM, ऑप्शन डी है 1500 RPM। तो ये जो सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ है तो आप सभी जानते होंगे सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो एक ही स्पीड पे रोटेशन करता है, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें टॉर्क चाहे आधा करे चाहे दोगुना करे चाहे कुछ भी करे, इसका जो स्पीड होगा वो फिक्स होगा, यानी सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो इसका स्पीड आप निकाल लीजिए एन एस इक्वल टू 120 F/P होता है। तो 120 गुने 50 बटे 4, तो 1500 इसका आंसर आ जाएगा, यानी NS जो होगा 1500 होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिवाइस विच डिटेक्ट द फॉल्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द सर्किट ब्रेकर फॉर सर्किट इंटरप्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है अरेस्टर, ऑप्शन सी है कंडक्टर, ऑप्शन डी है रिले। तो रिले जो होता है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसका काम होता है अगर कहीं सर्किट में फॉल्ट आए तो वो सूचना दे, फॉल्ट को लोकेट करेगा और फॉल्ट को पता लगाएगा और फॉल्ट को इसका सूचना देगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर का काम होगा उस फॉल्टी सेक्शन को अलग करना, यानी कि ताकि सिस्टम जो है डैमेज ना हो। तो ये जो डिवाइस होता है जो फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल सेंड करता है, मैसेज करता है कि आप इस फॉल्टी सेक्शन को कट कर दो, तो वो जो होता है रिले होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड द मिडिल जंक्शन J2 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट ऑफ ए। ऑप्शन ए है इंडक्टर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो जंक्शन J2 होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स बायस में होने के कारण ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, यानी इसमें एक लीकेज करंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड तक थायरिस्टर में एक लो वैल्यू का करंट फ्लो करता है जिसको हम फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं, जिसका वैल्यू I = CdV/dt होता है, जो कि कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं इसी तरह का होता है। तो IC = CdV/dt होता है, यानी कि ये जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का नोटिफिकेशन, सभी चीज़ों को अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर
इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप डेली जाइए, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप किस पार्ट में कमज़ोर हैं और उस तरह से आप सही तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।